हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं विजय सेमवाल आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से दोबारा रूबरू हो रहा हूँ, फिर से उत्तराखंड का एक नया टॉपिक लेकर के, जो चंद राजवंश के नाम से उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है। अब चंद राजवंश का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और इसी चंद राजवंश के इतिहास के माध्यम से हमें कुमाऊं के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, ये जो चंद राजवंश का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लगभग 61 शासकों का उल्लेख होता है। चंपावत में अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे, जहां मैं चंद राजवंश के टॉपिक को दो प्रकार के भागों में डिवाइड करता हूं, जिसमें एक भाग पूर्ववर्ती चंद शासकों की भूमिका में है और दूसरा भाग उत्तरवर्ती चंद शासकों की भूमिका में। अब जब चंद शासकों का हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है वो इसके समय काल को लेकर के है, यानी चंदवंश की स्थापना कब हुई होगी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार लगभग 700 से लेकर के 800 ईस्वी के बीच इसके इतिहास को प्रारंभ करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसके इतिहास का जो शुरुआत है वो लगभग 1000 ईस्वी को मानते हैं। तो मैं उसके समय काल पर ज्यादा फोकस न करते हुए सीधा इसके शासकों से संबंधित जानकारी आपके सामने रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चंद राजवंश। अब चंद राजवंश को मैंने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती शासकों की कैटेगरी में डिवाइड किया है, जहां हम शुरुआत करेंगे सोमचंद से और अंतिम भूमिका में महेंद्र चंद तक हम चंद वंश का इतिहास देखेंगे। जहां तक बात है पूर्ववर्ती चंद शासकों की, तो यहां पर सोमचंद आएगा, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसार चंद और इसी तरीके से वीणा चंद नाम का जो शासक है, उनकी जानकारी हम पूर्ववर्ती चंद शासकों के कैटेगरी में देखेंगे। जब हम उत्तरवर्ती चंद शासकों का इतिहास शुरू करेंगे, तो यहां पर हम शुरुआत वीरचंद से करेंगे, जबकि 1790 में महेंद्र चंद के शासन काल तक हम चंद वंश के उत्तरवर्ती शासकों की जानकारी देखेंगे। यहीं पर गोरखों का उत्तराखंड के कुमाऊं पर सबसे पहली बार आक्रमण का उल्लेख भी किया जाएगा। जहां मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूं पूर्ववर्ती चंद शासकों में, जहां पहला व्यक्तित्व आएगा सोमचंद के नाम से। अब सोमचंद नाम का व्यक्ति, मैंने शुरुआत की है चंदवंश के शासकों की, तो कहीं ना कहीं जो चंदवंश के संस्थापक सदस्यों की भूमिका में इस समय व्यक्तित्व है वो सोमचंद है। यहां पर भी इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार चंदवंश का शासक थोहर चंद को भी मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए थोहर चंद नाम का जो व्यक्ति है वो चंदवंश का 23वें नंबर के शासक की भूमिका में आता है। तो चंदवंश का संस्थापक क्लियरली आ चुका है कि हमारे सामने सोमचंद है। अब सोमचंद नाम का व्यक्तित्व कहां से जुड़ा था या कैसे करके उसने उत्तराखंड में चंदवंश की नींव डाली, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। कहते हैं कि जो सोमचंद नाम का व्यक्ति है, इसका संबंध झूसी प्रयाग से हुआ करता था, जहां उत्तराखंड में ये यात्रा भ्रमण हेतु तो आया था। और जब उत्तराखंड में चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद की एंट्री होती है, तो यहां कुमाऊं में इस समय ब्रह्मदेव नाम का व्यक्तित्व है, जो अपनी शासन सत्ता चला रहा है। ब्रह्मदेव के साथ सोमचंद की मुलाकात चंपावत की लोकेशन में होती है और इतिहासकारों का मानना है कि ब्रह्मदेव ने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कराकर कुमाऊं में सोमचंद के हाथों अब आगे आने वाले जो साम्राज्य की नींव है वो नींव सौंप दी है। इसी प्रकार से सोमचंद ने कुमाऊं में चंदवंश की स्थापना की। देखना, सोमचंद जैसे ही अपनी गतिविधि चंपावत के क्षेत्र में शुरू करेगा, तो कहा जाता है इसने सर्वप्रथम एक किले का निर्माण किया, जिस किले को राजबूंगा किला की संज्ञा दी जाती है। अब राजबूंगा नाम का जो शब्द है, ये राजबूंगा चंपावत का ही प्राचीन नाम कहा जाता है। तो चंपावत में राजबूंगा किले की नींव डालने वाला व्यक्तित्व, या मैं कहूं स्थापना करने वाला व्यक्तित्व और कोई नहीं, सोमचंद ही है। अब सोमचंद ने राजबूंगा किले का निर्माण चंपावत में कर दिया है।
कहते हैं इसी बीच दूनाकोट का एक शासक है जिसे हम इतिहास में रावत राजा के नाम से भी जानते हैं। इसी रावत राजा के साथ सबसे पहली बार युद्ध से संबंधित गतिविधि सोमचंद करता है, जहां वो अपने प्रमुख सेनापति कालू तड़ागी की सहायता से रावत राजा को दूनाकोट के युद्ध में परास्त करता है। जहां इसी के तुरंत बाद इतिहासकारों का मानना है कि वो यानी सोमचंद एक व्यवस्था कुमाऊं में लागू करेगा, जिस व्यवस्था को हम चार आल या चाराल की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चाराल क्या था, थोड़ा सा उस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। अब चाराल की व्यवस्था ये थी कि सोमचंद ने जो किला राजमूंगा के नाम से चंपावत में स्थापित किया था, इसके चारों ओर चार अलग अलग किलेदारों की नियुक्ति कर डाली है, और यही चार कोनों में चार अलग अलग किलेदारों की नियुक्ति ही व्यवस्था के रूप में चाराल व्यवस्था कहलाई। जहां आपने चार प्रमुख जातियों के नाम ध्यान रखने हैं, जिसमें से एक नाम तड़ागी है, दूसरा बोहरा है, तीसरा चौधरी है, और चौथा जो हमारे सामने कंसेप्ट दर्शाया जाता है वो कारकी नाम से है। तो आज चार विभिन्न जातियों से संबंधित चार दिशाओं में किलेदारों की नियुक्ति राजबूंगा किले के चारों दिशाओं में की जा चुकी है, और यही व्यवस्था मैंने कहा चाराल की व्यवस्था है। सोमचंद अपने समय काल में और भी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक गतिविधि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति के रूप में है। तो चौथानी ब्राह्मणों का जो कंसेप्ट सोमचंद के द्वारा हमारे सामने संपन्न किया गया, ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी कि सोमचंद ने अपने साम्राज्य में चार ब्राह्मण जातियों को उच्च पदों पर आसीन किया। जहां आप चंदवंश का जब आगे इतिहास पढ़ोगे तो वहां एक प्रमुख कास्टिज्म हमारे सामने आएगी, जिसे हम जोशी के नाम से जानते हैं। जोशी जिसे सोमचंद के माध्यम से दीवान पद अपने साम्राज्य में सौंपा गया था। तो कुल मिलाकर के चार अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों की व्यवस्था, या मैं कहूं कि उन्हें उच्च पदों पर आसीन करने की व्यवस्था ही चौथानी ब्राह्मण की व्यवस्था कहलाई। जबकि इसी सोमचंद ने पंचायती राज नाम की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को शुरू करने का कार्य भी सर्वप्रथम चंदवंश के इतिहास में किया था। तो ध्यान रखिए, सोमचंद चंदवंश का संस्थापक व्यक्ति है, जिसका सेनापति कालू तड़ागी था। सोमचंद के पश्चात आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद जैसे व्यक्तित्वों का उल्लेख देखने को मिलता है, जहां से आपके एग्जाम पेपर में इंद्रचंद से संबंधित सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं इंद्रचंद की एक्टिविटी। अब इंद्रचंद से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हमारे सामने इतिहासकारों के माध्यम से रखा गया है, वो सीधा सीधा ये है कि इंद्रचंद ने चंपावत में, या मैं कहूं कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे पहली बार रेशम का कारखाना स्थापित किया था। कहते हैं कि यहां रेशम से संबंधित जो उत्पादन था वो प्रारंभ में काफी सही स्थिति में नहीं था, और इसकी स्थिति को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित प्रकार की प्रथा यहां पर चलाई गई, जिस प्रथा को हम पटरंग वाली प्रथा कहते हैं। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध इंद्रचंद के समय काल से था, जो कि कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इतिहासकार रखते हैं कि आप साम्राज्य में जितना अधिक झूठ बोलोगे उतना अधिक रेशम का उत्पादन होगा। यही मान्यता एक प्रकार की प्रथा के रूप में प्रचलित थी, जिस प्रथा को हम पटरंग वाली की प्रथा कहते हैं। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध सीधा सीधा इंद्रचंद के समय काल से है। और ध्यान रखिएगा, कुमाऊं में या चंपावत में सबसे पहली बार रेशम का कारखाना स्थापित करने का श्रेय इंद्रचंद को गया है। इसी क्रम में संसार चंद नाम का व्यक्तित्व हमारे सामने गतिविधि संपन्न करेगा, लेकिन आपके एग्जाम से संबंधित ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं बनेगा। जबकि चंद वंशों में एक आने वाला जो शासक आगे चल करके सामने आता है वो वीणा चंद था। अब वीणा चंद नाम का जो व्यक्तित्व है, ये पूर्ववर्ती चंद शासकों में अंतिम शासक की भूमिका में भी है। थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को कि क्यों मैंने वीणा चंद को पूर्ववर्ती शासकों में अंतिम स्थान दिया है।
69 का समयकाल था और इतिहासकार कहते हैं कि इस 869 की अवधि के समय में जब वीणाचंद नाम का व्यक्तित्व चंद वंश में अपनी कार्य या गतिविधि संपन्न कर रहा है, तो इसी समय हमारे सामने देखने को मिलेगा कि खसों का आक्रमण चंद राजवंश पर होगा। अब इसके पीछे की कहानी इतिहासकार ये भी दर्शाते हैं कि जो वीणाचंद नाम का व्यक्तित्व था ये एक विलासी राजा था और इसी बात का जो फायदा है वो खसों के माध्यम से उठाया जाएगा, यानी वीणाचंद के समय खसों का आक्रमण होगा और यहीं तक हम पूर्ववर्ती चंद शासकों का इतिहास भी देखते हैं। जो खसों के माध्यम से आक्रमण वीणाचंद के समयकाल में संपन्न किया जाता है, इसके 200 वर्षों तक कहा जाता है कि खसों ने अपना आधिपत्य कुमाऊं पर स्थापित किया था, जहां पर आगे आने वाले जो चंद शासक होंगे उनमें उत्तरवर्ती चंद शासकों में सबसे पहले या प्रमुख शासक की भूमिका में वीरचंद नाम का व्यक्तित्व रहेगा। तो हमने पूर्ववर्ती चंद शासकों में वीणाचंद तक देखा, जबकि आगे का इतिहास हम उत्तरवर्ती चंद शासकों के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, जहां वीरचंद पहले नंबर के राजा हैं। अब जब 200 वर्षों तक खसों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो कहते हैं कि वीरचंद नाम का व्यक्तित्व पुनर्स्थापना करेगा दोबारा से चंद वंश की। थोड़ा सा वीरचंद को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या इससे संबंधित सवाल बनने के चांसेस हैं। वीरचंद पुनर्स्थापना करने वाला व्यक्तित्व है, जहां पर एक नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है सोन खड़ायन का और दूसरा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है सोपाल का। तो ध्यान रखिएगा कि जब वीरचंद के माध्यम से खसों को परास्त करने की गतिविधि की जाती है, तो इस समय खसों को लीड करने वाला व्यक्तित्व तो और कोई नहीं सोपाल नाम का व्यक्ति है, जहां वीरचंद की सहायता करने का जो श्रेय जाता है वो सोन खड़ायन नामक सेनापति की भूमिका में है। सोपाल को परास्त किया, जबकि मदद करने का काम इसके साथ सोन खड़ायन करता है। इसी क्रम में नानकी चंद है। नानकी चंद से संबंधित जो प्रमुख एक्टिविटी उत्तराखंड के इतिहास में होती है वो अशोक चल के आक्रमण से जुड़ी है। ये वही अशोक चल है जिसका संबंध नेपाल से है। 1191 की अवधि में जब उत्तराखंड पर अशोक चल का आक्रमण होगा, तो इस समय नानकी चंद कुमाऊं में सत्ता संभाले हुए है। इसकी जो जानकारी हमारे सामने देखने को मिलती है वो गोपेश्वर में एक त्रिशूल लेख है, जिस त्रिशूल लेख में अशोक चल के नाम का उल्लेख भी किया गया है। कहते हैं कि यही गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है अशोक चल से संबंधित, यानी अशोक चल का जो विजय स्तंभ है वो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है या त्रिशूल को कहा गया है। थोहरचंद नाम का व्यक्तित्व जो कि चंदों के इतिहास में 23वें नंबर के शासक की भूमिका में है। ध्यान रखिएगा, मैं शुरुआत में भी कह चुका हूं कि थोहरचंद को भी कुछ इतिहासकार संस्थापक सदस्य मानते हैं, जो कि 23वें नंबर की शासक की भूमिका में है। इसी क्रम में जो चंदों का हमारे सामने अगला शासक देखने को मिलेगा वो त्रिलोक चंद के नाम से जाना जाता है। और त्रिलोक चंद के समयकाल की जो गतिविधि महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिली वो चंद वंश का विस्तार को लेकर के है। चंद वंश जो कि हमने चंपावत में स्थापित किया था, इस समय तक आते आते जो चंदों का साम्राज्य था वो नैनीताल तक विस्तारित हो चुका था। तो हमारे सामने त्रिलोक चंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो साम्राज्य का विस्तार है, जो कि नैनीताल तक पहुंच चुका है। इसी क्रम में त्रिलोक चंद के पश्चात चंदों में महत्वपूर्ण शासक जिसे कि हम ज्ञानचंद प्रथम के नाम से जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण शासक भी है। अनेकों प्रकार के यहां से फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो समझते हैं ज्ञानचंद प्रथम को। अब ज्ञानचंद प्रथम जो एक्टिविटी हमारे चंदवंश के इतिहास में करेगा वो सन 1374 से शुरू होगी और 1416 के समय काल तक करेगा, जहां सबसे पहला प्रावधान या फैक्ट यही बन जाता है कि ये व्यक्ति चंद वंश का ऐसा राजा है जिसने सर्वाधिक समय काल तक अपनी गतिविधियां कुमाऊं में संपन्न की। दूसरा,
जो व्यक्तित्व ज्ञानचंद के नाम से चंद्रवंश के इतिहास में जाना जाता है, इसको हम सौर विजेता के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम गरुड़ की उपाधि देकर भी कुमाऊं के इतिहास में जानते हैं। थोड़ा सा गरुड़ नाम का जो शब्द है, इसका संबंध कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से जुड़ा है। वो इतिहास से इस प्रकार से है कि फिरोज शाह तुगलक नाम का जो व्यक्तित्व है, इसी के माध्यम से जो व्यक्ति ज्ञानचंद के नाम से चंद्रवंश में जाना जा रहा है, इसको गरुड़ नाम की उपाधि दी जाती है। कुछ इतिहासकारों के मानना है कि गरुड़ इसका राजकीय चिन्ह भी हुआ करता है। तो गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से ज्ञानचंद को दी जाती है। इसी ज्ञानचंद से जुड़ा हुआ एक नाम मैंने आपके सामने रखा है, जिसे हम नीलू कठायत के नाम से जानते हैं। और ये नीलू कठायत चंद्रवंश में जो ज्ञानचंद नाम का राजा है, इसके प्रमुख सेनापति की भूमिका में है। इसी नीलू कठायत को एक उपनाम भी दिया गया है, जिस उपनाम को हम कुमैया खिलायत के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नीलू कठायत को कुमैया खिलायत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गरुड़ ज्ञानचंद का ही सेनापति था। इसके आगे चंद्रवंश के अनेकों शासकों का इतिहास है, जिसमें मैंने कहा कि लगभग 61 शासक हुए थे चंद्रवंश के इतिहास में। अभी मैंने उत्तरवर्ती के गरुड़ ज्ञानचंद तक के शासकों का ही उल्लेख किया है। और ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जितने भी शासकों का मैंने आपके सामने उल्लेख किया है, ये सभी के सभी सामंती स्थिति में लिप्त हैं, यानी कहीं ना कहीं ये सौर, सीरा और डोटी के शासकों के अधीन है। आगे चल करके ऐसे भी शासक देखेंगे जो कि डोटी, सौर, सीरा पर आक्रमण करके स्वयं को सामंती स्थिति से मुक्त कर देंगे। लेकिन उनके बारे में हम जो जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। धन्यवाद।